अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रश्न पत्र के पिछले साल प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जीके सेक्शन का। यहाँ से आप इसका पैटर्न समझ लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है 5 फरवरी 2017 को पूछा गया था। तो हम लोग सबसे पहले इसके जीके सेक्शन का क्वेश्चन विथ आंसर फुल डिस्कशन के साथ करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट का पहला जो प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीडी देशमुख। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट के बारे में भी हम लोग जानते हैं। अब बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई से जितने सारे पॉइंट बन सकते हैं सभी मैंने इस प्रश्न में इंक्लूड किया है। सीडी देशमुख साहब की अगर बात की जाए तो 1943 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया हुआ भारतीय रिजर्व बैंक का पहले भारतीय गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि कार्यकारी बोर्ड जिसमें एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर कार्य करते हैं। अभी जो आरबीआई के गवर्नर की बात करें, 25वें गवर्नर जो थे शक्तिकांत दास और केंद्रीय बैंक उप गवर्नर रविशंकर स्वामीनाथन, माइकल पात्रा और राजेश्वर राव है। आरबीआई की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। जब इसको नेशनलाइज किया गया था, नेशनलाइज इसको कब किया गया था, तो 1949 में। ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में ही बनाया गया था। बाद में 1937 ईस्वी में उसको मुंबई कर दिया गया। अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो ये इतने सारे फैक्ट इस प्रश्न से बनते हैं और सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, रुपये का चिन्ह का डिजाइन करने वाला छात्र कहाँ पढ़ रहा था। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था कि उस वक्त हाल ही में ये जो प्रश्न है 2017 का है और ये जो घटना हुई थी 2010 में। रुपये का सिंबल का डिजाइन जो दिया था ये स्टैटिक्स जीके के रूप में आता है। रुपये का इस प्रकार का कुछ सिंबल है, उसको देने वाला जो छात्र था वो कहाँ पढ़ रहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई से पीजी कर रहे थे उदय कुमार। रुपये का जो सिंबल है जिसे प्रतिस्पर्धा करके किया गया था, जिसमें चयनित हुए थे उदय कुमार, आईआईटी मुंबई से पीजी कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे, उन्होंने इसका ही डिजाइन दिया था। रुपये जो सिंबल दिया गया है वो देवनागरी और रोमन भाषा का मिश्रित रूप है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बैंक नोट प्रेस स्थित है। नासिक, देवास और शालबनी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत में जो बैंक प्रेस नोट छपते हैं वो भारत के इन्हीं 4 शहरों में छपते हैं। अगर बात की जाए मुद्रा प्रबंधन विभाग की, तो ये आरबीआई की अधिनियम 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य है। नोट प्रेसिंग, प्रेस में 2 का स्वामित्व भारत सरकार के पास होता है और 2 का स्वामित्व का अर्थ होता है ओनरशिप, बैंक के पास होता है। इसकी पूर्ण जो है स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड के पास है। मुद्रा नोट प्रेस की बात करें तो नासिक,
बैंक नोट प्रेस की बात करें, देवोस। यहाँ पर देखिए, भारत में नोट छपाई का जो है आपूर्ति करने वाले 4 प्रिंटिंग प्रेस है, जिसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं। एमपी मध्य प्रदेश में देवास है, महाराष्ट्र में नासिक है, और कर्नाटक मैसूर, और पश्चिम बंगाल जो है साल्बोनी में है, जो कि आरबीआई के द्वारा बैंक नोट की छपाई की जाती है इन चारों जगह। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है? यहाँ पूछा गया है नहीं है, कौन सा है नहीं, कौन सा नहीं है। तो पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है बिहार, और तमिलनाडु जो है वो 4 बड़े जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में शामिल नहीं है। इसका स्थान जो आता है छठा आता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है जनसंख्या दृष्टि से भारत का छठा राज्य है, ना कि चौथा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे का जो प्रश्न है, किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यहाँ पर देखिए किस राज्य का पूछा गया है। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो बिहार का है, जो कि बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 1106 है। और जबकि भारत की बात की जाए, भारत राज्य की अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, भारत की देखिए बढ़कर 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व बढ़कर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी हम लोग जान लेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो है मुंबई शहर है। जिला में अगर पूछ लिया जाए तो मुंबई शहर है। न्यूनतम घनत्व वाला जिला पूछ लिया जाए तो लाहौल और स्पीति है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग इस क्वेश्चन से ध्यान में रखेंगे। देखिए कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कंप्यूटर से पूछा गया है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था, पहले विकसित किया गया था, उसका नाम पूछ लिया गया था। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। परम 8000 था, परम 8000। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं इसका विकास के बारे में। परम जो 8000 था वो वर्ष 1991 में विकसित किया गया था। यह विजय P72 द्वारा विकसित किया गया था। गीक फ्लॉप सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है, जिन्हें सुपर कंप्यूटर में भारत की पहल वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। परम का अर्थ होता है पैरेलल मशीन। परम का अर्थ क्या होता है? पैरेलल मशीन। और इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि भारत में 4G सेवा की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो भारत में 4G सेवा की शुरुआत जो है वर्ष 2012 में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण की स्थापना यानी ट्राई इसे वर्ष 1997 में ग्राहकों अधिकारों की रक्षा करने के लिए कंपनी और सरकार की देखभाल करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ट्राई की जो स्थापना हुई थी
वो हुई थी 1997 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, जो कि सरकार और कंपनियों को देखरेख करने का ये काम करती है। यह दूरसंचार सेवा टैरिफ की एकरूपता और डीटीएच सुधार करता है और मोबाइल नंबरों की पोर्टेबिलिटी आदि को नियंत्रण करता है। ट्राई के द्वारा किया जाता है मोबाइल सेवा। अब इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं। मोबाइल सेवा जो इसकी शुरुआत पहली बार 1 जुलाई 1995 ईस्वी में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है? ब्रिटिश का शेयर मूल्य सूचकांक, ये शेयर बाजार से पूछा गया कि शेयर बाजार का, ब्रिटेन के शेयर बाजार का नाम पूछ लिया गया है। तो ब्रिटेन के शेयर बाजार के अगर नाम की बात की जाए तो FTSE 1000 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखिए कुछ शेयर बाजार एक्सचेंज का, हम लोग कुछ देश का नाम जो कि पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। सेट जो है थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज है, STOXX यूरोप का है, और JCI इंडोनेशिया का, निक्केई जापान का, और डोव जोन्स न्यूयॉर्क का। तो ये है शेयर बाजार, शेयर मूल्य सूचकांक के, विश्व के शेयर मूल्य सूचकांक या स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। आगे जो प्रश्न पूछा गया है इतिहास से है, किसे महामना कहा जाता है? महामना के नाम से कौन जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय जी को जाना जाता है महामना के नाम से। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। मालवीय जी की अगर बात की जाए, मदन मोहन मालवीय जी की बात करें तो वर्ष 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे और 1918 तक इस पद पर बने रहे थे। 1909 से 1918 तक इस पद पर रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। वह एक उदारवादी नेता थे और 1916 में लखनऊ समझौता के तहत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का विरोध करने वाले जो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ही किया गया था। उन्हें गांधी द्वारा महामना की उपाधि प्रदान किया गया था। जनता के प्रति मालवीय जी की चेतना उनके हिंदी भाषा साप्ताहिक का शुभारंभ किया। अभियुद, इलाहाबाद के नेता, एक अंग्रेजी भाषा दैनिक, हिंदी मासिक मर्यादा, तो ये सब जो है उनके द्वारा शुरू किया गया, हिंदी भाषा में शुरू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। कुछ उपनाम जान लेते हैं। MK गांधी सभी को पता होगा, महात्मा बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। नेहरू, जिनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस, देशभक्त के राजकुमार, नेताजी। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव और कवि गुरु के रूप में जाने जाते हैं। वहीं लाला लाजपत राय की बात करें तो पंजाब केसरी के रूप में। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो भारत का वृद्ध पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। और चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको इसकी क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देविका रानी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, देविका रानी। सबसे पहली भारतीय अभिनेत्री जो थी वो देविका रानी थी। देविका रानी की अगर बात की तो भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला भी कही जाती है। वर्ष 1930 के दशक में जब बॉलीवुड का जन्म हुआ था तब देविका सबसे लोकप्रिय नामों में से एक थी। पहली टॉकीज फिल्म जो थी आलम आरा का निर्माण हुआ। टॉकीज का अर्थ होता है प्रथम बोलने वाली फिल्म। अर्देशीर ईरानी ने 1931 में किया था। भारत की पहली स्वदेशी पिक्चर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि जिसका निर्माण 1913 ईस्वी में निर्माता जो थे दादा साहेब फाल्के। भारतीय सिनेमा का जनक भी दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। ऑस्कर जीतने वाली भारतीय भानु अथैया, सत्यजीत रे, रेसूल पुकुट्टी, AR रहमान और गुलजार हैं।
फिल्म प्रभाग का गठन जनवरी 1948 में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय मुंबई है। और केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की स्थापना अर्थात सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, CO2 टैक्स लगाने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वीडन। ठीक है, कार्बन पर टैक्स लगाने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड पर टैक्स लगाने वाला देश, पहला देश जो था सूडान है। स्वीडन की अगर बात करें तो 1990 में कार्बन CO2 पर कर लगाने वाला, कर अर्थात टैक्स लगाने वाला पहला फिनलैंड दुनिया का पहला देश बन गया। इसके बाद स्वीडन और ब्रिटेन ने 1991 में अपनी भूमि पर इस प्रक्रिया को लागू किया। कार्बन टैक्स की अगर बात करें, इस टैक्स को प्रदूषण पर टैक्स का एक रूप है। इनमें कार्बन उत्सर्जन की संख्या के आधार पर जीवाश्म ईंधन का उत्पादन और वितरण और उपयोग पर शुल्क लगाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इस कर से जीवाश्म ईंधन की कीमत में वृद्धि होगी। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, कीवी चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड में। कीवी, आप लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आसानी से इस प्रश्न को, तो इससे आइए जुड़े हुए फैक्ट हम लोग जानते हैं। और इसका PDF भी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा फैक्ट हम लोग जानते हैं। कीवी पक्षी जो है, कीवी जीन्स एपेटेरिक्स से संबंधित उड़ान रहित पक्षी की एक प्रजाति है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नाम एक माओरी शब्द है जो नर की तीखी पुकार का जिक्र करता है। और कुछ हम लोग पड़ोसी देश और राष्ट्रीय पक्षी की सूची हम लोग देखेंगे। अगर चीन की बात की जाए तो इसका है लाल मुकुट वाली क्रेन, अफगानिस्तान में गोल्डन ईगल, पाकिस्तान का चुकर तीतर है। वहीं अगर म्यांमार की बात की जाए तो सलेटी मयूर तीतर, नेपाल का हिमालयी मोनल, बांग्लादेश का मैगपाई रोबिन, श्रीलंका का, अगर श्रीलंका की बात की जाए तो जंगल फाउल, और भूटान का जो बात है रेवेन है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो आप, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। ब्राज़ील का मुद्रा जो होता है रियल होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील की मुद्रा जो है रियल है, जिसे BRL भी कहा जाता है। इस मुद्रा का इस्तेमाल वर्ष 1994 में रियो में किया गया था। यह एक अच्छा कदम था क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति की काफ़ी कम कर दिया था। रूबल, जो कि रसिया का एक करेंसी है, रूबल को 100 कोपेक में विभाजित किया गया है। सितंबर 1993 में पहले रूसी रूबल ने सोवियत रूबल की जगह ले ली। तो ये सब फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कि करेंसी से है आपका जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं ये आप लोग यहाँ से भी। आगे जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महलों का शहर कहा जाता है? ये देखिए स्टैटिक्स जीके इस प्रकार का है कि महलों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है, पिंक सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, मंदिरों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है। स्टैटिक्स जीके में इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का महलों के शहर की बात की जाए तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। कोलकाता जो है महलों के शहर के नाम से भी
विख्यात है। शहर में कई विस्मयकारी खूबसूरत हवेलियां, महल बनाई गई थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे सबसे पहले कोलकाता को ही अपनी राजधानी बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर बंदरगाह थे, पोर्ट थे। इस वजह से कोलकाता को महल और इमारत बनाए गए थे, इसलिए इसे महलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। अंग्रेजी सज्जन और महत्वाकांक्षी बंगाली बाबू के अनुसार बनाया और प्रेरित किया गया था। पूरे मुख्य शहर में महलों के शहर कहे जाने वाली कई महलनुमा हवेलियां बनाई गई थी। अब देखिए कुछ उसी से जुड़े हुए फैक्ट दिया हुआ है, जैसे जयपुर जो कि राजस्थान राज्य में है, गुलाबी नगरी के रूप में जाना जाता है, पिंक सिटी के रूप में। सूरत की अगर बात करें जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है सूरत को। और जोधपुर को जो है ब्लू सिटी, सन सिटी के रूप में जाना जाता है। अकोला की अगर बात करें जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, कॉटन सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और भागलपुर जो है बिहार राज्य का सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए बिहार से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें से पूछा गया है किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तो ये उस समय हाल ही में चर्चा में रहे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विजय माल्या को, जो कि इंडिया छोड़कर भाग चुके हैं। विजय माल्या को अच्छे समय का राजा के रूप में जाना जाता है। अपनी असाधारण जीवन शैली के कारण एक बार उनकी एयरलाइंस संकट में थी। माल्या ने अधिकांश यूनाइटेड स्पिरिट को, डियाजियो और लगभग 40% शराब बनाने वाली साम्राज्य को, हाइनेकेन को बेच दिया। इनकी शराब कंपनी किंगफिशर जो थी वो बिक चुकी है, आप लोगों को पता ही होगा। 1910 के दशक में पहली चलचित्र देखिए उस फिल्म का, राजा हरिश्चंद्र। यह एक मूक फिल्म थी कि मध्य स्वर्गीय डुंडी राज गोविंद फाल्के, उन्हें दादा साहेब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दादा साहेब जी का अन्य नाम जो है डुंडी राज गोविंद फाल्के था, जिन्हें कि हिंदी जगत के पिता भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है डैश मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। पूछा गया है डैश मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी, मुंबई की पूछा गया है, और 2016 में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था, और वो जो थी 2016 में एक बच्चे के रूप में जन्म दिया, तो उसका नाम बताना है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हर्षा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। आइए इसके बारे में फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मुंबई में पहली और भारत की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी परखनली शिशु हर्षा चावरा है। हर्षा का जन्म 6 अगस्त 1986 को इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन के माध्यम से हुआ था। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी परखनली शिशु का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को दुर्गा नामक बच्ची के रूप में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह वर्ल्ड की है दूसरी ट्यूब बेबी थी। इसका जन्म दुर्गा पूजा के दिन हुआ था, इसलिए लोगों ने इसे दुर्गा नाम दिया था। उनका वास्तविक नाम जो है कनुप्रिया अग्रवाल है। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से जन्म लेने वाले विश्व के पहले बच्चे का नाम लुई जे ब्राउन था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरे बच्चे का नाम जो था दुर्गा था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी जो थी इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय वायु सर्वेक्षण में शामिल होने के बाद कैप्टन दुर्गा बनर्जी सन 1956 में कलकत्ता में इंडिया एयरलाइंस में शामिल हुई, जहां भारत की पहली महिला वाणिज्य
वाणिज्यिक पायलट बनी। कुछ महत्वपूर्ण महिला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर सरोजिनी नायडू की बात करें तो भारत की सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में राज्यपाल बनी थी। किसी भारत राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश से बनी थी। न्यायमूर्ति लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला जो थी लीला सेठ थी। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो फातिमा बीबी थी, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी जो थी ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की, और ये हाई कोर्ट की लीला सेठ जो थी हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज बनी थी, और जबकि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में फातिमा बीबी है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे का जो प्रश्न है, डैश बैंक ने अपने कर्मचारी को घर से बैंक के सर्विस अग्रिम पहुंच प्राप्त करने की इजाजत दी है। तो ये देखिए करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर है, इसको लीव करिए। ये उस टाइम का करंट अफेयर पूछा गया था। आगे जो प्रश्न है, लेखक से भी देखिए प्रश्न पूछा गया, किस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है। देखिए बिहार से रिलेटेड पूछा गया है, किस लेखक या लेखिका का जन्म जो है बिहार में हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है बिहार में हुआ था। तो बिहार जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के अररिया जिला में फोर्ब्सगंज के पास औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा की अगर बात करें तो भारत और नेपाल में हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी लेखन की आंचलिक कथा की शुरुआत की थी। इनकी साहित्यिक रचना जो है, उपन्यास जो है जो महत्वपूर्ण है, उनमें से महिलांचल, परिकथा, जुलूस, और कथा संग्रह में अगर बात की जाए तो ठुमरी 1959, एक आदिम रात्रि की महक 1967 में लिखा गया था, अग्निखोर 1973 में आई थी। तो ये सारे फैक्ट आप लोग फणीश्वर नाथ रेणु जी से ध्यान में रखेंगे। आगे का जो प्रश्न है वो है, देखिए यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह। नामवर सिंह जो थे हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक थे। देखिए नामवर सिंह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। नामवर सिंह की अगर जन्म की बात की जाए तो 28 जुलाई 1926 ईस्वी को हुई थी, और इनका मृत्यु जो है 19 फरवरी 2019 को हुआ था। एक भारतीय ऐतिहासिक, आलोचक, भाषाविद, शिक्षाविद और सिद्धांतकार थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने कुछ समय तक पढ़ाया भी। उन्होंने कई अन्य विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात JNU में भारतीय भाषा केंद्र संस्थापक और पहले अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे। इनकी अगर साहित्य रचना की बात की जाए तो कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, ये इनकी साहित्यिक रचना है। तो इस प्रश्न से हमें इतने सारे फैक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से हिंदी से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। ये लेखक से, पद्मावत के लिखने वाले थे। पद्मावत किनकी रचना है? तो पद्मावत जो थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। ये एक प्रेम गाथा था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पद्मावत जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई थी 1540 ईस्वी में सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य कविता है, जिन्होंने इसे अवधी की हिंदुस्तानी भाषा में लिखा है। अवधी के हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया था, मूल रूप से फारसी नास्तिक लिपि में लिखा था। यह अवधी की महत्वपूर्ण कृतियां में सबसे पुरानी प्रचलित ग्रंथ है। इन्होंने इस अवधि की हिंदुस्तानी भाषा में और मूल रूप से फारसी लिपि में लिखा गया था। पद्मावत की सबसे पुरानी पांडुलिपि कैथी, नगरी और नास्तिक साहित्य कई अलग अलग लिपियों में भी लिखी गई थी।
नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है गेम ऑफ ग्रोथ के लेखक कौन है। गेम ऑफ ग्रोथ के लेखक कौन है। देखिए ऑथर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आप लोग मिस नहीं करेंगे। तो जॉर्ज मार्टिन जो थे गेम ऑफ ग्रोथ के लेखक थे। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फिर से ऑथर और लेखक की ही पूछा है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन थे। तो इंडिया आफ्टर गांधी के जो लेखक थे रामचंद्र गुहा जी हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑथर रचना और रचनाकार आप लोग पढ़ के जाइएगा, यहाँ से करंट से भी है और कुछ पुराने भी पूछे गए हैं। तो भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा की अगर बात करें, पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये जो है रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक थी। यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद के भारत के इतिहास की व्याख्या करता है। कौन, इंडिया आफ्टर गांधी की। रामचंद्र गुहा के महत्वपूर्ण पुस्तकों गांधी बिफोर इंडिया, गांधी द ईयर्स दैट चेंजेज द वर्ल्ड, डेमोक्रेट एंड डिस्टर्स। तो ये सारे जो पुस्तक है ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है। अभी जो पूछा गया है किसका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, वीर सावरकर। क्या हो जाएगा, वीर सावरकर, जो कि काला पानी की इनको सजा हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर सावरकर जो एक महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रवादी नेता थे, भारत के विचारक थे। हिंदुत्व की राजनीति विचारधारा का विकास के प्रमुख श्रेय सावरकर जी को जाता है। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना जो है वीर सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। नासिक षड्यंत्र केस के तहत 7 अप्रैल 1911 को काले पानी की सजा पर सेल्यूलर जेल भेजा गया था। वह 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर जेल में रहे थे। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे, वीर सावरकर से रिलेटेड जुड़े हुए सारे फैक्ट। देखिए अब कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए हैं। ईमेल के लिए @ चिन्ह किसने चुना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन के द्वारा जो है @ जो हम इस्तेमाल करते हैं ईमेल में, वो चिन्ह चुना था। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़े हुए फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। अगर रे टॉमलिंसन की बात करें तो ईमेल सिस्टम में पहली बार @ का उपयोग करना चुना था। उनके द्वारा चुना गया प्रतीक जो था @ जिस प्रकार हमने बात की कि रुपये का सिंबल का उदय कुमार जो कि IIT मुंबई में पढ़े थे, PG कर रहे थे, उन्होंने रुपये का सिंबल दिया था जो कि देवनागरिक और रोमन का मिश्रित रूप था। उसी प्रकार जो है @ का जो प्रथम बार जो इस्तेमाल जो किए थे रे टॉमलिंसन है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए इससे जुड़े हुए। सिम अय्या उदरई जो है एक भारतीय मूल के अमेरिका वैज्ञानिक, इंजीनियर और उद्यमी है। वह ईमेल के आविष्कारक होने के अपने विवादास्पद दावे के लिए जाने जाते हैं। बिल गेट्स आप लोग परिचित होंगे। बिल गेट्स जो कि 1975 में पॉल एलन के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। स्टीव जॉब की आपने सुना होगा, ये एक अमेरिका व्यवसायी है और आविष्कारक थे। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब जो है एप्पल के CEO और संस्थापक भी हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
अमृत सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो ऑप्शन 2 जो हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात अमृत सेन की हुई थी, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अमृत सेन की बात की जाए तो वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रख्यात भारतीय अर्थशास्त्री और ढाका के दार्शनिक अमृत सेन का जन्म 1983 में एक बंगाली परिवार में हुआ था। देखिए यहाँ पर जो है एनटीपीसी में भी इससे प्रश्न पूछा गया था कि अमृत सेन जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि बंगाली परिवार में हुआ था। याद रखिएगा 1933 में उनका जन्म बंगाली परिवार में हुआ था। यह महान रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने उन्हें ओमर्तो नाम दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें ओमर्तो नाम दिया गया था, जिसका अर्थ अमर होता है। अमृत सेन ने चेन्नई में टी.एम. कृष्णन की किताब ए साउथ म्यूजिक का विमोचन किया था। उन्होंने मानव विकास सूचकांक विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भी कार्य किया है। तो ये सारे फैक्ट जो है, ये इनका जन्म जो हुआ था कलकत्ता में बंगाली परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा, आप लोग यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो जितने भी फैक्ट बता रहे हैं आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक्स जीके में। देखिए नृत्य से प्रश्न पूछे गए हैं। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। पूछा क्या है, छऊ जो है बिहार का तो लोक नृत्य है ही है, इसके साथ अन्य किस राज्य का नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बिहार के साथ साथ छऊ जो है पश्चिम बंगाल का ही नृत्य है। अगर बात करते हैं 3 अलग अलग शैलियां में छऊ नृत्य उड़ीसा, मयूरभंज, बिहार अर्थात सरायकेला और पश्चिम बंगाल पुरुलिया की एक सन्निहित जनजाति बेली में प्रचलित है। नृत्य के रूप और उसके राज। देखिए कुछ नृत्य जो हैं जैसे भारतनाट्यम है तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो ये सारे हम लोग जो है इसका क्लास भी हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चलाएंगे। ओडिसी है जो ओडिशा का है, सतरिया जो है असम का है, मणिपुरी जो है मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। तो ये सारे फैक्ट जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसका क्लास भी हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्रमबद्ध तरीका से इस पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इजी प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां जो है, बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम भी पूछ लिया जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां के अगर मूल नाम पूछ लिया जाए तो कमरुद्दीन खां है। एक भारतीय संगीतकार है जिन्होंने शहनाई वादन किया है। शहनाई एक संगीत वाद्य यंत्र है जो ओबो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आम के समान है। उन्होंने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1961 में पद्मश्री से, 1968 में पद्म विभूषण से और 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2021 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग बिस्मिल्लाह खां से जुड़े हुए आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह की दरबार में शुरू हुई थी। गायन शैली में बात किया गया, किस गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरुआत हुई थी उसकी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ठुमरी। ऑप्शन 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बात किया गया भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति जो है लखनऊ के नवाब वाजिद अली साहब के द्वारा दरबार में मानी जाती है। पंडित चन्नू लाल मिश्रा बनारस के मशहूर ठुमरी गायक थे। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किनके द्वारा की गई थी? तो
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा। और बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने थे। स्वराज पार्टी भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की थी। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी जो वर्ष 1923 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 40 अधिक सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया था। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के पहले सचिव थे। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 1925 में अगर बात की जाए तो चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का प्रभाव समाप्त हो गया था। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद जो है 1925 में जो है स्वराज पार्टी लगभग प्रभाव इसका क्या हो गया, समाप्त हो गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे का जो प्रश्न है देखिए, लेखिका से पूछा गया है। यह लेखक लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती है, तो इसका नाम बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झुंपा लाहिरी। झुंपा लाहिरी जो है अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब झुंपा लाहिरी की बात हुई है, तो झुंपा लाहिरी से हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। झुंपा लाहिरी जो कि अब अंग्रेजी के बजाय इतावली में लिखती हैं। 2000 के दशक में मध्य में झुंपा लाहिरी अमेरिका से रोम चली गई और केवल इतावली में लिखना शुरू किया। 2016 में उन्होंने इन अल्ट्रे पैरोल नामक एक लघु पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें नई भाषा में लेखन का आकर्षण के बारे में बताया गया था। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो एक इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब क्रिकेटर के द्वारा कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, गोल्डन हैट्रिक बलबीर सिंह के द्वारा लिखी गई है। आइडल जो है सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। हाउ आई प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स के द्वारा लिखी गई है, खेल से रिलेटेड है। सन्नी डे जो है सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ज्योग्राफी से प्रश्न है, ज्योग्राफी से पूछा गया प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पूछा गया है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का बहुत इजी आंसर बिहार जो है, बिहार राज्य से कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा शामिल है, लेकिन बिहार जो है इसमें शामिल नहीं है। और नहीं प्रश्न पूछा था, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 23.50 डिग्री के कोण पर यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है, जो भारत के मध्य रेखा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है और उनमें से एक भारत भी है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कर्क रेखा से जुड़े हुए। यहाँ देखिए, अब पूछा गया है नदी से, ज्योग्राफी से, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर बात की जाए, ब्रह्मपुत्र नदी की अरुणाचल प्रदेश के रास्ते तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश के रास्ते तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले असम और बांग्लादेश से होकर बहती है।
यह नदी 5300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है, 2,93,000 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के सदसिया शहर में पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। इसे बंगाल और बांग्लादेश में जमुना और चीन और तिब्बत में इसे, ठीक है, सांगपो कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग राजनीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। ये होता है भाग 4 में राजनीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में अगर बात की जाए तो 8वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें 22 भाषा का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि याद रखिएगा इंग्लिश भाषा जो है भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ऑप्शन 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से के संविधान से लिया गया? देखिए, भारत के संविधान स्रोत किस देश से लिया गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन को भी हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। ये जो राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति जो है भारत में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अभी हम लोग जीके सेक्शन करने वाले हैं, साइंस का सेक्शन हम लोग अलग से करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, लोकसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है 2 सदस्य को किया जाता है, जबकि राज्यसभा में यह 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो दोनों आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा म्यांमार, जबकि सबसे बड़ा स्थलीय सीमा साझा करने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? तो रेलवे में जो एफडीआई है, विदेशी प्रत्यक्ष कर अर्थात होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई होता है। अगर बात करें रेलवे की तो इसमें जो रेलवे का जो है वो है 100% कर दिया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। देखिए, इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा गया है, किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, वो क्या कहलाती है? तो ये होता है लोरेंज वक्र होता है, लोरेंज वक्र कहलाती है। इकोनॉमिक्स में इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत किया गया था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो ये तिलहन फसल के से जो है पीली क्रांति का संबंध है। तो ऑप्शन 2 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी
निर्यात की जाती है? भारत में जो है उत्पाद की गई कॉफ़ी का कितने प्रतिशत भाग जो है निर्यात की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 70%। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंग्लैंड। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष के बजट में जीएसटी को पहली बार जिक्र किया गया था? तो इस प्रश्न का सही, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो वर्ष 2006-07 में, लेकिन भारत में जो है 1 अगस्त 2017 को लागू किया गया था। सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला जो देश था वो कनाडा है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? तो राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल था, इसमें 3 बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। फिर 1955 में जब इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसे कर दिया गया। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेट का आखिरी प्रश्न, इसके आगे हम लोग साइंस करेंगे फुल्ली डिस्कशन के साथ। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय उस वक्त का प्रश्न था 2017 में, जो कि 2012 से 2017 के बीच जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल रहा था। इसके आगे हम लोग साइंस का, इसमें 50 जो है जीके पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो साइंस से पूछे जाते हैं। तो 25 एमसीक्यू हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते